नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात कोरोना वायरस की तीसरी लहर की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाशुंबे के रोज़ कोरोना की तीसरी लहर आने का ऐलान किया था। कोरोना इन्फेक्शन और अमवात के आंकड़े से ये समझा जा सकता है कि ये लहर कैसे आ रही है और कौन से मुल्कों में इसका असर दिखने लगा है। तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा मामले अमेरिका में देखे जा रहे हैं। यहाँ पिछले 25 दिन में नए मुतासरीन के मामले में 350% का 350% का इजाफा हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन में गिरावट हो रही है। इंडोनेशिया इस वक्त कोरोना मामलों में एशिया का एपिसेंटर बना हुआ है, तो स्पेन में पूरी वबा के दौरान पहली बार एक दिन में 44,000 केसेस दर्ज हुए हैं। तीसरी लहर के खतरे के बीच दुनिया के 5वें सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क रशिया में आधी से ज़्यादा आबादी वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिटेन खुद को तीसरी लहर से बचाने के लिए फ्रांस को रेड लिस्ट में डालने जा रहा है। अमेरिका के 50 रियासतों में से 19 में पुराने मामलों के मुकाबले कोरोना के दुगने नए केसेस सामने आ रहे हैं। यहाँ पिछले 25 दिनों में इन्फेक्शन के नए मामलों में 350% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एहतियात बरतते हुए साउथ कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में घर के अंदर भी मास्क पहनने को ज़रूरी कर दिया गया। यहाँ 16 जून को ही मास्क लगाने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई थी। वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को भी यहाँ मास्क लगाना होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 33 करोड़ 60 लाख की आबादी वाले अमेरिका में 160 मिलियन यानी करीब 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, यानी करीब 48% आबादी का वैक्सीनेशन हो गया है। कनाडा की बॉर्डर से जुड़े रियासत मिनीसोटा की स्टेट यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस रिसर्च एंड पॉलिसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर माइकल ओस्टरहोम का कहना है कि अमेरिका अब कोरोना की नई लहर की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका में अभी 100 मिलियन यानी करीब 10 करोड़ लोग काफ़ी हाई रिस्क ग्रुप में है। इतनी बड़ी आबादी इन्फेक्शन की चपेट में आ सकती है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अवाम जिस तरह कोविड वबा के दौरान सयाहती मकामात और दीगर मकामात पर जाकर कोरोना प्रोटोकॉल की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रही है, उसे देखते हुए यही लगता है कि अवाम ने कोरोना की अप्रैल मई वाली दूसरी लहर से कोई सबक नहीं लिया, और अगर अवाम का यही रवैया रहा तो कोरोना की तीसरी लहर हिंदुस्तान में अगस्त के आखिर में आ सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और मुतअद्दी इमराज के महकमे के सदर डॉक्टर समरीन पाड़ा ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि अवाम की जिस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अगस्त के आखिर तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन इस बार का असर दूसरी लहर जितना खतरनाक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के लिए 4 वजूहात जिम्मेदार हो सकती हैं। उनमें अवाम की क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी पावर, उसके निज़ाम का कमज़ोर पड़ना भी शामिल है, जो उन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान हासिल किया था। अगर अवाम की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी आती है तो एक कोरोना की तीसरी लहर के लिए काफ़ी बड़ी वजह हो सकती है। डॉक्टर पांडा ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट भी काफ़ी हद तक कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकता है और ये काफ़ी आसानी से अवाम में फैल सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में मुल्क में लाखों अफराद की जान गई थी और जिस सख्ती से मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने लॉकडाउन लगाए थे, अब जल्दबाजी में उन्हें उठाया जा रहा है और ये कदम भी ख़तरनाक हो सकता है। उन्होंने बताया कि मुल्क में इस वक्त डेल्टा और डेल्टा प्लस कोरोना वेरिएंट अपनी मौजूदगी जाहिर कर चुका है। गौरतलब है कि अभी इसी हफ्ते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कहा था कि मुल्क में मुख्तलिफ हिस्सों में अवाम जिस तरह सयाहती मकामात पर जाकर कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर मुमकिन है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के कानौड़ यात्रा की इजाज़त देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही नाराज़गी का इजहार कर चुका है और इसी के सबब उत्तराखंड हुकूमत ने अपनी सरहदों को एहतियातन बंद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस बात का अदा किया है कि जिस तरह से कुछ रियासतों में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात बढ़ रहे हैं, उससे तीसरी लहर के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। लिहाजा सबको मिलकर इस पर काबू पाने के लिए इकट्ठा होकर तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए उसे रोकने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 रियासतों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरला के वज़राए आला के साथ कोरोना इन्फेक्शन पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते शुमाल मशरिक़ की 8 रियासतों के वज़राए आला से बातचीत की थी। मुल्क के दीगर हिस्सों की निस्बत इन तमाम रियासतों में कोरोना इन्फेक्शन के केसेस बढ़ रहे हैं।
जिस तरह एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने का प्रयास किया है, एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश की है, और हम अनुभव से कह सकते हैं कि ऐसे ही प्रयत्नों से हम आगे इस लड़ाई में विजयी हो सकते हैं। साथियों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। देश के अधिकांश राज्यों में केसेस की संख्या जिस तरह कम हुई थी, उसने कुछ राहत साइकोलॉजिकली फील होता था, कुछ राहत महसूस हो रही थी। विशेषज्ञ इस डाउनवर्ड ट्रेंड को देखकर उम्मीद भी कर रहे थे कि जल्द ही देश दूसरी लहर से पूरी तरह बाहर आ जाएगा। लेकिन कुछ राज्यों में केसेस की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। साथियों, आज जितने राज्य, 6 राज्य आज हमारे साथ हैं, इस चर्चा में शामिल हुए हैं, पिछले हफ्ते के करीब 80% नए केसेस आप जो इन राज्यों में है उन्हीं राज्यों से आए हैं। 84% दुखद मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई है। शुरुआत में विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि जहां से सेकेंड वेव की शुरुआत हुई थी, वहां स्थिति अन्य की तुलना में पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 5,63,174 मरीज मिले। इसके बाद दुनिया में कोरोना से मुतासरीन की मजमूई तादाद 19 करोड़ के पार हो गई। इस बीमारी से पिछले 24 घंटों में 8,607 नई अमवात रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 3,53,430 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए। अब भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 1,24,00,000 लोगों का इस बीमारी का इलाज चल रहा है। वहीं ब्रिटेन में जुमेरात के रोज 6 महीने बाद कोरोना के सबसे ज़्यादा 48,553 नए मामले सामने आए। इससे पहले इतने मामले 15 जनवरी को रिपोर्ट किए गए थे। हिंदुस्तान में कोरोना के नए केसेस और ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में फर्क लगभग एक जगह ठहरा हुआ है, यानी जितने केसेस आ रहे हैं उससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में 39,071 नए मरीज मिले तो 39,827 ठीक हुए और 544 ने जान गंवाई। जुमेरात के रोज अमवात का आंकड़ा बीते 101 दिन में सबसे कम रहा। इससे पहले इसी साल 5 अप्रैल को 446 मुतासरीन की मौत हुई थी। एक्टिव केसेस में भी एक दिन की बढ़त के बाद उछाल आया है। चारशंबे के रोज इसमें 1874 की बढ़ोतरी हुई थी और वहीं जुमेरात को इसमें 1316 की कमी आई थी। अब मुल्क में 4,24,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। वजारत सेहत ने जुमे के रोज बताया कि मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन की 39 करोड़ 40 लाख डोजेस का आंकड़ा पार हो गया है। पहली डोज में 31 करोड़ 60 लाख वैक्सीन लगाई गई हैं, वहीं दूसरी डोज में 7 करोड़ 92 लाख वैक्सीन लगी हैं। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल के मुताबिक 10 मई को कोरोना के एक्टिव मामले लगभग 37 थे, जो अब घटकर तकरीबन 4,30,000 रह गए। लव अग्रवाल ने बताया कि 12 मई को कोरोना से रिकवरी का रेट 83% था, जो अब बढ़कर 97.3% हो गया। मई के पहले हफ्ते में 531 जिलों में रोजाना 100 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे थे। अब मुल्क में सिर्फ 73 जिले रह गए हैं। उन्होंने बताया कि रोजाना लगभग 18 लाख टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। वहीं नीति आयोग के हेल्थ डिपार्टमेंट के रुकन डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान वैक्सीन की पहली डोज से मरने वालों की जो शरह वो 82% तक उसमें कमी आई। वहीं दूसरी डोज से 95% अमवात को रोका जा सका है। रिजल्ट्स आपको, ये स्टडी तमिलनाडु में हुई है
और इसमें पुलिसकर्मी 1,17,524 पुलिसकर्मियों के ऊपर डेटा अवेलेबल है कि उनको वैक्सीन मिला या नहीं मिला, मिला तो 1 डोज मिली कि 2 डोज मिली, और क्या आउटकम हुआ इस सेकेंड वेव में। ये सेकेंड वेव है जो कि अब हम जानते हैं कि लार्जली डेल्टा वेरिएंट की वजह से ड्रिवन रही है. दैट ऑल्सो हैज कम इन पब्लिक डोमेन particularly today. So we know it is second wave, we know it is delta variant driven wave, and during which this is how the vaccines have been protective. The national program on COVID-19 vaccination has been effective. So मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से जरा देखिए और इसका स्प्रेड द वर्ड. तो 1 लाख पहले कॉलम में है, डोज कितनी मिली, नहीं मिली, 1 मिली, 2 मिली. सेकेंड कॉलम में हम देख रहे हैं कि टोटल 1,17,524 पुलिसकर्मी है. ये हाई रिस्क ग्रुप है. प्लीज रिमेंबर दिस ग्रुप इज पर्टिकुलरली मोर प्रीडिस्पोज्ड टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन. सो जो नहीं मिला वो 17,059 हैं. 1 डोज मिली 32,792 हैं. सेकेंड 2 डोजेज मिली हैं तो 67,673 हैं. ये लार्ज सैंपल है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ये इन द मिडस्ट ऑफ वेव 2 ऑफ आवर पेंडेमिक. उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट कॉलम में, थर्ड कॉलम में, डेथ्स कितनों को हुई. तो पहला जिनको कोई भी वैक्सीन नहीं मिला, ये कोई भी वैक्सीन हो सकता है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, जिसको नहीं मिला उनमें 20 डेथ हुई और ये 17,000 में से लगभग, और लगभग 33,000 में से जिन. दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमे के रोज कहा कि अगर ठोस रिसर्च किए बिना बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है तो इसके नतीजे भयानक होने का अंदेशा है. एक पिटीशन का जवाब देते हुए कोर्ट ने ये बात कही. हालांकि कोर्ट ने पिटिशनर्स की इस मांग पर एतराज जताया कि बच्चों के वैक्सीनेशन के सिलसिले में रिसर्च को काफ़ी वसी तौर पे किया जाए. कोर्ट ने कहा कि रिसर्च के लिए कोई टाइमलाइन नहीं हो सकती. चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. पिटिशनर्स के वकील ने कहा कि बच्चों के वैक्सीन ट्रायल कब तक पूरे हो जाएंगे, इस बारे में कोई तय टाइमलाइन होनी चाहिए. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर पिटिशनर्स ने इस तरह की मांग रखी तो कोर्ट इस मामले को ही रफा दफा कर देगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी रिसर्च के लिए कोई टाइमलाइन नहीं हो सकती. फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जल्द ही बाजार में मुहैया हो सकती है. मरकजी हुकूमत ने जुमे के रोज एक हलफनामा दाखिल करके कोर्ट को इस बात की जानकारी दी. जायडस ने 12 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अपने ट्रायल पूरे कर लिए हैं. अब कंपनी नेसेसरी जो अप्रूवल्स हैं उसका इंतजार कर रही है. कंपनी ने 1 जुलाई को ज़ाइकोविड का फौरी इस्तेमाल किए जाने के लिए इजाज़त मांगी थी. कंपनी का कहना है कि दुनिया की पहली प्लास्मिड DNA वैक्सीन है. इसमें 3 डोजेस लगेंगे, यानी नीडल फ्री वैक्सीन भी होगी जिसे स्किन पर टच करने की ज़रूरत नहीं होगी. हलफनामे में मरकजी हुकूमत ने यह भी बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 मई 2021 को भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त दी थी. ये ट्रायल 2 से 18 साल के बच्चों पर किए जाएंगे. यह हलफनामा दिल्ली हाईकोर्ट में मरकजी वजारत सेहत ने एक बच्चे की पिटीशन पर दाखिल किया. साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर कायद P चिदम्बरम ने कोरोना वबा में मरकजी हुकूमत की तनकीद करते हुए सबसे बड़ी चुनौती बताया. असेंबली माफ़ कीजिएगा, उन्होंने अपने एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वबा में बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनौती का सही मुकाबला नहीं किया, जिसका असर वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर पड़ा. इससे वैक्सीनेशन खरीदी पर फैसला लेने में देरी हुई क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज था. वैक्सीन को राष्ट्रवाद का एक मुद्दा बनाया गया. चिदम्बरम ने कहा कि यूरोप के कुछ मुल्कों ने हमारी कोवैक्सीन को इजाज़त दी. 2 घरेलू वैक्सीन प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट की हिफाजत की मरकजी हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी मुल्क में दरकार मिकदार में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. मक्के मौज़मा में सेहत आमा के उमूर के डायरेक्टरेट की बराह रास्त निगरानी और हज उमरा की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर वायल बिन हमजा मुतीर की सरपरस्ती में मक्के मुकरमा हेल्थ कॉम्प्लेक्स ने कहा कि हज के मौके पर सेहत के शोबे की तैयारियों की तकमील का
ऐलान किया। उनका कहना है कि हज के मौके पर मक्के मौज़मा के तमाम अस्पतालों की कारकर्दगी की सतह को बढ़ा दिया गया और तमाम ऑपरेशनल इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मक्के मौज़मा में 10 अस्पताल और 82 तिब्बी मराकिज़ सेहत हुज्जाज किराम की खिदमत के लिए वक्फ किए गए हैं। तमाम अस्पतालों और तिब्बी मराकिज़ को कोविड-19 के SOPs के मुताबिक तिब्बी सहूलियात की फराहमी की ताकीद की गई है। मस्जिद हराम और बैतुल्लाह में आने वाले अल्लाह के मेहमानों के लिए तमाम तिब्बी मराकिज़ को हंगामी बुनियादों पर 24 घंटे खुला रखने और अस्पतालों के तमाम शोबों को ऑपरेशनल रखने का फैसला किया गया। तमाम तिब्बी मराकिज़ हज के अय्याम में भी सेहती ऐप के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी रखेंगे। ख़ास तौर पर ख़तरे से दो चार उम्र रसीदा अफराद और अस्पतालों के तिब्बी अमले को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन फराहम की जाएगी। हज के मौके पर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के ज़िम्मेदार इदारों ने कोविड के हालात के पेश नज़र तिब्बी अमले को खुसूसी तरबियत दी है ताकि हेल्थ वर्कर वबा के पेश नज़र हुज्जाज किराम की तिब्बी मदद कर सकें। मक्के के तमाम अस्पतालों में किसी भी हंगामी हालात या हादसे के पेश नज़र हंगामी तिब्बी इमदाद की सतह 3 गुना तक बढ़ा दी गई है। शाह अब्दुल्ला मेडिकल कॉम्प्लेक्स को दिमागी और कल्बी इमराज का शिकार मरीजों के लिए मख्तस किया गया है। दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ खोलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मरकज़ खोलने की मांग को लेकर कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, जिसके बाद जुमे के रोज़ ये हुक्म दिया गया। वक्फ बोर्ड का कहना है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क़वायद के मुताबिक मजहबी मकामात में भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन जहाँ पे इबादत होती है उन मकामात का उनके लिए कोई अहकाम नहीं दिए गए थे। मरकज़ को पिछले साल तबलीगी जमात के इनेकाद के बाद एक इज्तिमा के इनेकाद के बाद 23 मार्च को बंद कर दिया गया था। इस तंजीम पर इन्फेक्शन यानी इस कोरोना वबा के दौरान मुल्क और बैरून मुल्क से भीड़ जुटाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि इस मामले में मरकज़ ने अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया। मरकज़ आखिर जवाब दाखिल करना चाहता भी है या नहीं। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से पेश हुए वकील रजत नायर ने कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया जाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। इससे पहले 15 अप्रैल को कोर्ट ने मरकज़ में रमज़ान के दौरान 50 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी थी। अदालत ने कहा था कि मरकज़ के फर्स्ट फ्लोर पर दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करना होगा। कोर्ट ने फर्स्ट फ्लोर को छोड़ किसी और फ्लोर पर नमाज अदा करने की परमिशन देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क़वायद के मुताबिक मजहबी इज्तिमात में भीड़ इकट्ठे करने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन पूजा की मकामात को बंद करने का कोई हुक्म नहीं दिया गया था। आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा की क़यादत वाली नई बीजेपी हुकूमत कायम होने के बाद से गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान रियासत में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और मुठभेड़ के उन वाक़यात की अदालत के ज़रिए तफ्तीश कराए जाने का मुतालबा किया जा रहा है। एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक आसाम में गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान कम से कम 23 अफराद को पुलिस हिरासत में गोली मार दी गई, जिनमें से 15 की मौत वाक़ हो गई। आसाम पुलिस ने जिन लोगों को गोली का शिकार बनाया उन पर मवेशी स्मगलिंग, रेप, कत्ल, नशीली अशिया की स्मगलिंग और डकैती जैसे मामले दर्ज थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन 23 मामलों में 10 मिलिटेंट्स को मौत के घाट उतारे जाने का वाक़या भी शामिल है। 5 जुलाई को तमाम पुलिस स्टेशन के इंचार्जों के साथ पहली रूबरू मुनक़िद होने वाली मीटिंग के दौरान वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि अगर जराइम पेशा अफराद हिरासत से भागने का पुलिस पर हमला करने के लिए हथियार छीनने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गोली मारने का चलन होना चाहिए। इसके बाद आसाम के इंसानी हुकूक कमीशन ने आज खुद नोटिस लेते हुए रियासती हुकूमत को गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान पेश आने वाले मुठभेड़ के उन वाक़यात की जांच कराने का हुक्म दिया जिनमें मुबैना मुजरिम की या तो मौत हो गई या वह ज़ख्मी हो गया। इधर हेमंत बिस्वा ने जुमेरात के रोज़ तमाम इल्ज़ामात का जवाब दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक शर्मा ने कहा कि रियासती पुलिस को कानून के दायरे में रहकर मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी आज़ादी है। असेंबली में वक्फ़े सिफर के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ दीप ब्रत सीकिया ने भी रियासत में इनकाउंटरों का मामला उठाया था। बहस का जवाब देते हुए वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने तमाम अरकान असेंबली से अपील की कि वो इस पैगाम को आम करें कि ऐवान किसी भी तरह के तशद्दुद के खिलाफ है। मुंबई में जुमेरात देर रात से हो रही बारिश जुमे की सुबह भी जारी रही। वडाला, सायन और गांधी मार्केट समेत कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। भारी बारिश के चलते बीएमसी ने बसों के रूट बदल दिए हैं। हार्बर लाइन पर चलने वाली लोकल ट्रेन खिदमात भी मुतासिर हुई है। एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया है। हालांकि
उड़ानों पर असर पड़ने की जानकारी सामने नहीं आई। मुंबई के अलावा ठाणे और रायगढ़ के लिए भी महकमे मौसमियात ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए पुणे से एनडीआरएफ की 3 टीमों को मुंबई शिफ्ट किया गया। सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ शिवाजी सुतार ने बताया कि भारी बारिश की वजह से सभी कॉरिडोर ट्रेनें लेट चल रही हैं। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के साथ ही अब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी भारी जैम लगा हुआ है। रशिया में जुमे की दोपहर को गायब हुआ छोटे पैसेंजर प्लेन को खोज लिया गया है। इमरजेंसी ऑफिसर्स ने बताया कि उन्होंने प्लेन को साइबेरिया में खोज लिया है। प्लेन में सवार सभी 19 मुसाफिर और क्रू मेंबर जिंदा हैं। जानकारी के मुताबिक प्लेन के 2 में से एक इंजन के फेल हो जाने के बाद उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने पहले जानकारी दी थी कि एंटोनोव AN-28 पैसेंजर प्लेन का साइबेरिया के टॉम्स शहर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्शन टूट गया था। इस प्लेन में 14 मुसाफिर जिनमें बच्चे भी शामिल हैं और बाकी 5 क्रू मेंबर सवार थे। इस जहाज़ के गायब होने के बाद साइबेरिया में इसकी तलाश शुरू की गई थी। एंटोनोव कंपनी का AN-28 सोवियत डिज़ाइन वाला ट्रोबोपॉप प्लेन है। छोटे और कम रेंज वाले इस प्लेन का इस्तेमाल रूस और कुछ दूसरे ममालिक करते हैं। जुमे के रोज़ उड़ान भरने वाला प्लेन मकामी सिला एयरलाइंस का था। इसे केद्रोवेव कस्बे से टॉम शहर के बीच ऑपरेट किया जा रहा था। रूस में 10 दिन पहले ही 28 लोगों को ले जा रहे एक प्लेन का एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्शन टूट गया था। ये प्लेन पलाना एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी में था, लेकिन समुद्र में क्रैश हो गया था। हादसे में सभी 22 मुसाफिरों और 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के जलगांव में जुमे के रोज एविएशन एकेडमी का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। यह हादसा वर्दी शिवारा के पास चोपड़ा तालुका के जंगलों में शाम 4:30 बजे पेश आया। इसमें पायलट इंस्ट्रक्टर की मौत हो गई। वहीं एक खातून ट्रेनी पायलट संगीन रूप से जख्मी है। खातून पायलट का नाम आशिंका गुज्जर है। मकामी आदिवासियों ने जख्मी खातून पायलट को एयरक्राफ्ट के मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इस वाक़े की जानकारी मिलने के बाद फायर टेंडर्स की टीम और इंतज़ामिया के अहदेदार मौके पर पहुंचे। हादसा जिस जगह हुआ वहां सतपुड़ा रेंज के जंगल है। ये इलाका राम तालाब नाम से जाना जाता है। जंगल के बीच एयरक्राफ्ट के मलबे को हटाने में परेशानी हो रही है। फिलहाल एयरक्राफ्ट क्रैश होने की वजह पता नहीं चल सकी। वहीं सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि एयरक्राफ्ट महाराष्ट्र की प्राइवेट NMIMS एविएशन एकेडमी का है। हादसे की जाँच के अहकाम दे दिए गए हैं। अमरीकी अफवाज के इनखला और तालिबान के ताकतवर होने के दौरान खाना जंगी के हालात से दोचार अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे के लिए कवरेज कर रहे हिंदुस्तानी फ़ोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी जाँ बहक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दानिश सिद्दीकी अफगान शहर खंदाहार के शोरिशज़दा इलाके स्पेन बोल्दक में तस्वीर ले रहे थे, जबकि यहाँ तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प चल रही थी। दानिश सिद्दीकी का शुमार दुनिया के बेहतरीन फ़ोटो जर्नलिस्टों में होता है। वो फिलहाल बैनुल-अक़वामी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के लिए अपनी खिदमात अंजाम देते हुए अफगानिस्तान में जारी तशद्दुद को कवर कर रहे थे। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान में एक मरतबा फिर तालिबान का कंट्रोल कायम होता नजर आ रहा है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद जंग का दौर जारी है। ऐसे हालात में दुनिया भर के सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं और इस जंग को कवर कर रहे हैं। दानिश सिद्दीकी को म्यांमार में रोहिंग्या बहरान पर बेहतरीन कवरेज के लिए पुलित्ज़र अवार्ड से नवाजा जा चुका था। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एक टीवी जर्नलिस्ट के तौर पर किया था, ताहम बाद में वो फ़ोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने लगे। हाल ही में दिल्ली में होने वाले तशद्दुद, कोरोना वायरस के बहरान, लॉकडाउन और ऑक्सीजन बहरान पर भी दानिश सिद्दीकी की खींची गई तस्वीर ने सुर्खियां बटोरी थी। दानिश सिद्दीकी की उन तस्वीर में मुल्क के अलग अलग हिस्सों का दर्द नुमायां हुआ था। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैचों का लुत्फ उठाने वालों के लिए अच्छी खबर है। इस साल अक्टूबर-नवंबर में यूएई और ओमान में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान को सुपर 12 के एक ही ग्रुप में रखा गया है। ये दोनों टीमें ग्रुप 2 में हैं। इस ग्रुप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें भी हैं। वहीं सुपर 12 के ग्रुप 1 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ को रखा गया। हर ग्रुप में 6-6 टीमें होंगी। ग्रुप की दीगर टीमों का फैसला वर्ल्ड कप के क्वालिफायर राउंड के नतीजों से तय होगा। वर्ल्ड कप का इनेकाद 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होगा। क्वालिफाइंग राउंड मिलाकर जुमला 45 मैच खेले जाएंगे। इनमें से क्वालिफायर राउंड में 12 मैच और सुपर 12 राउंड में 30 मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल मैच खेला जाएगा।
वर्ल्ड कप में शुरुआती राउंड में क्वालिफाइंग मैच खेले जाएंगे। इसमें 8 टीमों के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। 4 टीमों की 2 ग्रुप बनाई गई है। दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 12 स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगी। सुपर 12 में 6-6 की 2 ग्रुप्स बनाई गई हैं। एक टीम 5 मैच खेलेगी। सुपर 12 ग्रुप मैच 2021 की रैंकिंग की बुनियाद पर तय की गई है। सुपर 12 राउंड के बाद दोनों ग्रुप से टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल के बाद 2 टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस में रहते हुए जो लोग बीजेपी से डरते हैं उनकी पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालने के लिए कह देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें आरएसएस की आइडियोलॉजी में भरोसा करने वाले लोग नहीं चाहिए। पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस से बाहर के जो लोग निडर हैं वो भी हमारे हैं और उन्हें पार्टी में लाना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर हैं, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ। और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर हैं, वो सब हमारे हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया सदर बनाने की फॉर्मल ऐलान से पहले पंजाब में घमासान मचा हुआ है। इसके बीच नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के साथ मीटिंग हुई। इसमें राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत भी मौजूद थे। इजलास खत्म होने के बाद सिद्धू ने कार के अंदर से ही हाथ जोड़ा और बिना कुछ कहे 10 जनपद से निकल गए। हालांकि पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ने सफाई दी कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के सदर बनेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी सदर हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब कांग्रेस के सदर को लेकर आज या कल में इसका एक फॉर्मल ऐलान हो सकता है। इसी दौरान पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि वो पंजाब के मामले में कांग्रेस हाईकमान दखल ना दे वरना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात को कई प्रोजेक्ट्स का तोहफा दिया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर में 5 स्टार होटल के नीचे बने रेलवे स्टेशन के अलावा कई बड़े प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। इसमें एक्वेटिक एंड रोबोटिक्स गैलरी, गुजरात साइंस सिटी में नेचर पार्क शामिल है। इसके अलावा मोदी ने गांधीनगर के वाराणसी के बीच चलने वाली एक सुपर फास्ट ट्रेन और गांधीनगर से वरेथा के बीच चलने वाली मेमो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। भाई और बहनों, आज देश का लक्ष्य सिर्फ मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के गंज बासौदा में कुएं में गिरे लोगों को निकालने का काम हादसे के 24 घंटे के बाद भी जारी है। जुमे की शाम 9:30 बजे तक 10 डेड बॉडीज निकाली गई। हादसे में अब तक एक बेटा बाप समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अब सिर्फ 10 साल का रवि लापता है, जिसे बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ। रवि की मां और दादी का रोते हुए एक वीडियो सामने आया है। इस मकाम वाक़या पर वुज़रा और कई अफसरों का जमावड़ा देखकर मां का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने हाथ फैलाते हुए कहा कि जब मेरा बच्चा गिरा तब कहाँ थे, मेरा एक ही बेटा है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोगों के मुताबिक जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे लापता रवि के जिंदा बचने की उम्मीद कम होती जा रही है। यह हादसा जुमेरात की शाम करीब 6:30 बजे हुआ था। रवि पानी भरते वक्त कुएं में गिर गया। उसे बचाने के लिए कुएं पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वजन बढ़ने की वजह से कुएं का एक हिस्सा धंस गया। इसके साथ ही करीब 30 लोग मलबे समेत कुएं में गिर गए। रात 10 बजे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पहुंची। एडीजीपी साई मनोहर ने 10 लाशें निकालने की तस्दीक की। 20 दीगर लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।